आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप सबका जो फेवरेट टॉपिक जिसकी सब डिमांड कर रहे थे 3 दिनों से, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। टीचिंग ऑफ इंग्लिश का आपका रीड इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का जो सिलेबस है, ठीक है, उस पर अगर आप एक नज़र डालते हैं तो उसमें मैंने पहले भी बताया था, कल भी कहा था कि उसमें कोई मेथड नहीं है। अब लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेथड्स में फिर बहुत कुछ आता है, जैसे डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लिंग्वल मेथड है ना, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ये सब मेथड्स हैं। सेकंड लैंग्वेज के सिलेबस में देयर इज़ नो मेथड। उसमें एक अप्रोच है CLT, कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं। उसके अलावा उसमें रेमेडियल टीचिंग है, ठीक है, उसमें एवेल्यूएशन है, ठीक है, उसमें आपके लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं। तो इनमें से सवाल आएंगे आपके, ठीक है ना। तो अब इसमें जो जो चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि रेंज, कि हमारे एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाएंगे, जो टॉपिक हमें पढ़ के जाना है, एक एक टॉपिक अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट होता है यूँ देखें तो, और उसमें इतना मतलब विस्तार किया जा सकता है कि एक एक टॉपिक के ऊपर एक अलग किताब लिखी जा सकती है। लेकिन हमें रीट की परीक्षा के लिए कितना पढ़ना है, किस हद तक जाना है और हमारी रेंज क्या है, ये अगर हमें पता है तो हमारी मेहनत भी कम लगेगी और हमें रिजल्ट भी जो है वो डिज़ायर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो उस रेंज को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर किए थे आपके लिए। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला ही सवाल रेमेडियल टीचिंग पर है। रेमेडियल टीचिंग, अब रेमेडियल टीचिंग होती क्या है? रेमेडियल टीचिंग पे प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन रेमेडियल टीचिंग होती क्या है? रेमेडियल टीचिंग की बारी आती है इवैल्यूएशन के बाद। हाँ, इवैल्यूएशन जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन। हाँ, जब आप पढ़ाते हैं, व्हेन यू टीच, तो पढ़ाने के साथ साथ और पढ़ाने के बाद आप इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब आप ये जानने की कोशिश करते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि हमने जो टीच किया, लर्नर्स ने कितना सीखा, स्टूडेंट जो हमारा था, प्यूपिल जो हमारा था, उसने कितना गेन किया, कितना सीखा, है ना। तो उसने गेन किया या नहीं, उसने किस हद तक गेन किया, ये जानने के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कभी कभी कि कुछ बच्चे क्लास में ऐसे थे जो बाकी बच्चों की तुलना में जो है वो कमज़ोर बच्चे हैं, पीछे रह गए, ठीक है, उन्होंने उतना अच्छा गेन नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, जितना उनसे एक्सपेक्टेड था। तो ऐसे बच्चों की अलग से, उनको अलग से बुला करके उनकी रेमेडियल टीचिंग की जाती है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब उपचारात्मक शिक्षा। बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, क्लास के हर स्टूडेंट के लिए नहीं होती। रेमेडियल टीचिंग केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होती है, दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड, जो पीछे रह गए, जिनकी सीखने की रफ्तार जो है वो धीमी है। ऐसे बच्चे क्या कहते हैं? स्लो लर्नर्स। तो रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है? स्लो लर्नर्स के लिए होती। बाकायदा एक प्रोसेस होता है, हम यूं ही उठा करके रेमेडियल टीचिंग शुरू नहीं कर देते। जिन बच्चों को हम स्लो लर्नर करते हैं, पहले हम उन बच्चों का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हमें एग्जैक्ट बच्चों की समस्या क्या है, एग्जैक्टली किस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उनकी वीकनेस क्या है ना, उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के रेमेडियल कोर्स, रेमेडियल प्रोग्राम तैयार करते हैं और फिर बाद में उनकी रेमेडियल टीचिंग करते हैं, है ना। तो अब ये रेमेडियल टीचिंग के बारे में ये 4 पॉइंट्स हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात रेमेडियल टीचिंग पर लागू होती है, रेमेडियल टीचिंग के बारे में सही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन है, रेमेडियल टीचिंग मे बी डन इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। रेमेडियल टीचिंग इंडिविजुअली करवाई जा सकती है, ग्रुप्स में भी। इज डन इंडिविजुअली ओनली, इज डन ओनली इन ग्रुप्स, इज नॉट मेंट फॉर स्लो लर्नर्स। तो देखो ऑप्शन डी से ही गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रेमेडियल टीचिंग स्लो लर्नर्स के लिए नहीं है, जबकि मैंने पहले ही बता दिया रेमेडियल टीचिंग स्लो लर्नर्स के लिए ही होती है। स्लो लर्नर कौन बच्चा होता है? जो देर से सीखता है, जिसकी सीखने की गति धीमी होती है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। अब रेमेडियल टीचिंग के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि आप एक बच्चे की रेमेडियल टीचिंग नहीं करवा सकते या ग्रुप में नहीं करवा सकते। वो डिपेंड करता है ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो वीकनेस है वो किस प्रकार की है। ज़रूरत पड़ने पर रेमेडियल टीचिंग जो है वो एक एक बच्चे की अलग से भी करवाई जा सकती है और ग्रुप में बैठाकर भी करवाई जा सकती है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बच्चे कितने हैं और उनकी समस्या कैसी है, किस प्रकार की है, उसके ऊपर,
है ना। तो केवल इंडिविजुअली करवाई जाती है रेमेडियल टीचिंग, ये गलत बात है। केवल ग्रुप्स में करवाई जाती है, ये भी बात सही नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए जो कह रहा है ये बात एकदम सही है। इट मे बी डन, इंडिविजुअली भी करवा सकते हो और ग्रुप्स में भी। तो ऑप्शन ए में जो बात कही है वो रेमेडियल टीचिंग के बारे में एकदम बराबर है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। एक बात मैं यहां पहले भी मैंने कही थी, फिर से कहूंगा मैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में प्रॉब्लम क्यों आती है, उसकी एक बड़ी वजह बताऊं आपको। ये पहले भी मैंने शेयर किया होगा स्टूडेंट्स के साथ। बहुत बार प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि हम उसको, ऑप्शन को, लाइन को, सेंटेंस को पढ़कर उसका मतलब ठीक से नहीं निकालते। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि वो बात, वो आंसर पता होते हुए भी हम गलत करके आते हैं सवाल को। हमें वो बात पता होती है, जिस चीज़ के ऊपर वो प्रश्न पूछा है हमें वो मालूम होता है, हमने पढ़ रखा होता है। ठीक है, लेकिन हम वहाँ इंग्लिश में लिखे हुए ऑप्शंस को रीड करके और उसको मेकआउट नहीं कर पाते और इस वजह से गलती हो जाती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ऑप्शन को पढ़कर उसका मतलब समझकर फिर उत्तर देने की कोशिश करना एग्जाम में। ठीक है, तो गलती नहीं होगी आपसे, और पढ़कर समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्डिंग जो है ना, आपके किताब वाली वर्डिंग या आपके नोट्स वाली वर्डिंग ही एग्जाम में आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने जिस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये का ये सवाल इसी तरह से इन्हीं शब्दों में आपके सामने एग्जाम में आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वही चीज़ आपसे पूछ सकता है, लेकिन एग्जामिनर के पूछने का तरीका जो है वो मेरे शब्दों से अलग हो सकते हैं। तो पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है उसको, उसके बगैर दिक्कत आएगी। तो अब देखिए इनमें से रेमेडियल टीचिंग के बारे में क्या सही है। Remedial teaching is vital to students who are falling behind in core academic areas. Remedial teaching vital, vital मतलब important. Remedial teaching उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पीछे रह गए। तो ये बात तो सही है, ऐसे बच्चों के लिए जो fall behind मतलब दूसरे बच्चों की तुलना में थोड़े पीछे रह गए, तो सही है ये वाली बात। तो दूसरा, the students with poor performance in core areas qualify for remedial teaching. कोर एरियाज का मतलब ऐसे विषय जो महत्वपूर्ण है या किसी विषय का ऐसा हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर एरिया, उसमें कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस अगर पुअर है तो ऐसे बच्चे जो हैं वो रेमेडियल टीचिंग के कैंडिडेट होते हैं। ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डेफिशिएंसीज इन रीडिंग एंड राइटिंग। रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम उन बता है जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। डिफिशिएंसी क्या होती है? डिफिशिएंसी मतलब कमी, किसी भी प्रकार की कमी अगर है किसी चीज में तो उसको डिफिशिएंसी कहते हैं। जो है पढ़ने लिखने की दिक्कत उन्हें है अगर, है ना, रीडिंग राइटिंग में उनको अगर डिफिशिएंसी है तो ऐसे बच्चों के लिए रेमेडियल एजुकेशन होती है। तो ये तीनों ही बातें रेमेडियल टीचिंग के बारे में जो कही गई हैं वो सही है ना, वो यही बातें ए, बी और सी ये रेमेडियल टीचिंग पे लागू होती हैं। इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ब्लैंक स्पेस इज नॉलेज that enables a person to communicate functionally and interactively. Communicate functionally and interactively. Communicate करना, देखो लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा काहे के लिए होती है? कम्युनिकेशन के लिए होती है ना। लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? Why do we need languages? हमें भाषाएं क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना होता है, हमें विचारों का आदान प्रदान करना होता है ना। तो हम भाषा सीखते इसीलिए हैं ताकि हम ठीक तरीके से अपनी बात सामने वाले को कह पाएं, अपना संदेश जो है कम्युनिकेट कर पाएं। तो ये कह रहा है कि ऐसा ज्ञान, ऐसी क्षमता जो एक व्यक्ति को कम्युनिकेट करने के योग्य बनाती है ताकि वो फंक्शनली और इंटरेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। इंटरेक्टिवली कम्युनिकेट करना मतलब दो लोगों के बीच में परस्पर जो वार्तालाप होता है, इंटरेक्शन होता है। और फंक्शनली का मतलब कि मतलब लैंग्वेज को जो है ना उसका फंक्शनल एस्पेक्ट देखा जाता है कि आपको जो मतलब जो मीनिंग कन्वे करना है,
जो अर्थ आपको सामने वाले तक पहुंचाना है वो आप अपनी भाषा से कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसी योग्यता, ऐसा ज्ञान जो एक इंसान को कम्युनिकेट करने के लायक बनाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं, उसको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच कहते हैं, या उसे इनमें से कुछ भी नहीं कहते, है ना। तो इसमें देखो एक टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इस पर सवाल पहले भी आ रखे हैं रीट में बहुत बार। टीचिंग ऑफ इंग्लिश का प्रश्न, टीचिंग ऑफ इंग्लिश मतलब जिस एग्जाम के सिलेबस में होता है उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे प्रश्न आ जाता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मींस एबिलिटी, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, क्षमता, एबिलिटी, है ना। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब कम्युनिकेट करने की क्षमता, हिंदी में कहें संप्रेषण क्षमता, संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है, हाँ, जिससे हम जो है अपनी बात को इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। माइंड में जो भी थॉट है उसको इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से, हाँ, अप्रोप्रिएटली, उचित तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसी एबिलिटी को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। नॉलेज दैट enables a person to communicate functionally and interactively. Ability to communicate is known as communicative competence. ठीक है, कम्युनिकेट करने की आपकी एबिलिटी, बी इसका आंसर है। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना है, हमको पढ़ के जाना है अच्छे से। वही सवाल एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन उसमें से ही सवाल बनता है, ये तो तय है। अगला सवाल, ये सवाल जो है ये कम्युनिकेटिव अप्रोच में से पूछा गया है। कम्युनिकेटिव अप्रोच एक अप्रोच है, एक होता है मेथड, एक होती है अप्रोच, विधि और उपागम। मेथड को हिंदी में आप विधि कहते हो, अप्रोच को आप हिंदी में उपागम कहते हो, है ना। अप्रोच जो है ना वो एक तरह से थियोरी होती है, वो एक तरह से मतलब एक होता है ना कि मेथड हमें ये बताता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, अप्रोच हमें ये बताती है कि हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाते वक्त अपनी क्या अप्रोच रखनी है, किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हमें टीचिंग करनी है, उसे हम अप्रोच कहते हैं। तो एक बड़ी ही ब्रॉड अप्रोच है जिसका नाम है कम्युनिकेटिव अप्रोच। आप उसको CLT भी कहते हैं, CLT कहें, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहें, एक ही बात है। CLT का फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो यह आपसे सवाल पूछ रहा है कि CLT के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। Which of the following is true about CLT? Option A, it emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of learning a language. हाँ, emphasize करना मतलब जोर देना, किसी चीज को emphasize करना मतलब उस बात पे जोर देना। Interaction का मतलब communication, वार्तालाप, communication। गोल का मतलब लक्ष्य, मीन्स का मतलब साधन, मीन्स का मतलब साधन, गोल का मतलब लक्ष्य। ठीक है, तो साधन और लक्ष्य दोनों एक है। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, लैंग्वेज किसके लिए होती है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होती है। आप लैंग्वेज क्यों सीखते हो? ताकि आप उस लैंग्वेज की मदद से कम्युनिकेशन कर सको, है ना। तो कम्युनिकेशन को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कम्युनिकेशन। भाषा सीखनी है कम्युनिकेशन के लिए, है ना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन। लेकिन उसको सीखने के लिए साधन किसको बनाए? कम्युनिकेशन को। यानी सबसे अच्छा तरीका कम्युनिकेशन को सीखने का है कम्युनिकेशन करना। लैंग्वेज को यूज करके ही लैंग्वेज सीखी जाती है। जैसे किसी को साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल चलाना कैसे सीख सकते हो? साइकिल चलाकर। साइकिल चलाने के लिए, साइकिल चलाना सीखने के लिए आपको साइकिल के ऊपर बैठकर उसको चलाना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। तो सेम इज द केस विद लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज कर करके सीखी जाती है। तो ये कह रहा है कि CLT में हमारा मीन्स भी वही है और गोल भी वही है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की मदद से इंटरेक्शन सिखाया जाता है और CLT में इस बात पर खास तवज्जो दी जाती है, इस चीज को एम्फसाइज किया जाता है। तो ऑप्शन ए में जो बात कही है ये CLT के बारे में बिल्कुल सही है, लागू होती है। ऑप्शन बी क्या कहता है?
इट मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस इन टीचिंग अ लैंग्वेज। हाँ, रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है? रियल लाइफ सिचुएशन का मतलब आपकी रियल लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपको जिन परिस्थितियों में भाषा काम में लेनी होती है, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बोलते हो, ऑफिस में जाके अपने कलीग्स के साथ बात करते हो, नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ इंटरव्यूअर के साथ आपकी जो बातचीत होती है, मतलब रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो। तो लैंग्वेज हमें कहाँ यूज करनी है आगे जाकर? कोई भी लैंग्वेज आप स्कूल में सीखते हो, कक्षा में सीखते हो, लेकिन उसका यूज तो रियल लाइफ में करोगे ना बाहर जाके, है ना? तो क्यों ना उन रियल लाइफ सिचुएशंस की मदद से ही भाषा सिखाई जाए, ताकि आपको उसमें आसानी हो आगे जाकर के। तो सीएलटी का ये एक फीचर है, सीएलटी की एक खासियत है, उसकी ये विशेषता है कि सीएलटी में रियल लाइफ सिचुएशंस की मदद से जो है लैंग्वेज टीच की जाती है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ सिचुएशंस की मदद से लैंग्वेज टीच करने वाली अप्रोच है, ये बात भी सही है। फिर इसके बाद में ऑप्शन सी कहता है इट इज मोर प्यूपिल ओरिएंटेड बिकॉज इट इज डिक्टेटेड बाय प्यूपिल्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स। ये जो सीएलटी नाम की अप्रोच है, ये प्यूपिल ओरिएंटेड अप्रोच है। प्यूपिल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? प्यूपिल ओरिएंटेड का मतलब होता है छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित। मतलब ऐसी अप्रोच है जिसमें हम प्यूपिल्स की नीड्स को, बच्चों की आवश्यकताओं को, बच्चों को ध्यान में रख करके टीचिंग करते हैं। केंद्र में किसको रखते हैं? सेंटर में बच्चे को। बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके किन किन पहलुओं पर काम करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है, इसको ध्यान में रख करके हम टीच करते हैं। तो ऐसी अप्रोच को प्यूपिल ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। तो सीएलटी जो है वो एक प्यूपिल ओरिएंटेड अप्रोच है। तो ये सारी ही बातें सीएलटी के बारे में जो कही गई हैं ये सही है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इट्स अ प्यूपिल ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइन्ड कीपिंग इन माइंड। रेमेडियल प्रोग्राम बनाते वक्त माइंड में क्या रखा जाता है? किस बात को ध्यान में रखते हुए अब रेमेडियल प्रोग्राम का मतलब है रेमेडियल कोर्स। रेमेडियल टीचिंग करने के लिए जो कोर्स आप तैयार करोगे उसे रेमेडियल प्रोग्राम कहते हैं। तो रेमेडियल प्रोग्राम को तैयार करते वक्त माइंड में क्या रखा जाता है? ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ का मतलब कि बच्चा जो है कहाँ अच्छा कर रहा है ना? जैसे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनको स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद होती है। मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत नहीं आती, स्पेलिंग बहुत अच्छी है उसकी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन वो बच्चा जब ग्रामर यूज करता है तो वहां गलती करता है, उसको इज और आर में अंतर याद नहीं रहता, उसको वॉज और वर में डिफरेंस याद नहीं रहता। तो इसका मतलब ग्रामर उसकी कमजोरी है लेकिन स्पेलिंग उसकी स्ट्रेंथ है। तो रेमेडियल टीचिंग करते वक्त जो है, रेमेडियल प्रोग्राम तैयार करते वक्त दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। ठीक है ना? तो ईच स्टूडेंट से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखते हैं और वीकनेस को भी ध्यान में रखते हैं। स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखते हैं और वीकनेस को भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज फाउंड व्हेन। डिसऑर्डर क्या होता है? विकार। हाँ, विकार। अब कुछ बच्चों में कुछ मतलब इस तरह के डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, विकार देखे जाते हैं, जिनके कारण वो बच्चे जो है लैंग्वेज को ठीक तरीके से लर्न नहीं कर पाते, है ना। उन्हें बोलने में दिक्कत आती है, उन्हें लिखने में दिक्कत आती है ना, उन्हें उच्चारण में दिक्कत आती है। तरह तरह के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक डिसऑर्डर है, इनमें से कौन सा एक डिसऑर्डर है। लर्नर इज मिसिंग इन द क्लास। अब लर्नर आप विद्यार्थी को ही कहते हो, लर्नर कहो, स्टूडेंट कहो, प्यूपिल कहो, एक ही बात है। आप उसको लर्नर कहें, आप उसको प्यूपिल कहें, आप उसको स्टूडेंट कहें, एक ही बात है। ठीक है ना? तो लर्नर इज मिसिंग द क्लास, बच्चा क्लास मिस कर रहा है, छुट्टी ले रहा है। अब बच्चा छुट्टी ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको कोई डिसऑर्डर है। छुट्टी लेने के और भी कारण हो सकते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, है ना, वो बच्चा जो है वो मतलब दूसरी चीज़ों में, दूसरी एक्टिविटीज़ में उसका ध्यान हो, तो ये तो कोई डिसऑर्डर नहीं है।
लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास, बच्चा क्लास में बात करता है दूसरे बच्चों से, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बोलने की आदत होती है ना, तो ऐसे बच्चों को टीचर डांट के चुप कराता है। तो क्लास में बात करते रहना कोई डिसऑर्डर नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लर्नर स्पीक्स फुल सेंटेंसेस, बच्चा पूरे वाक्य बोलता है, अपनी बात पूरे कंप्लीट सेंटेंस में कहता है, तो ये तो अच्छी बात है। फुल सेंटेंस बोल पाना तो एक अच्छी बात है ना, इसको डिसऑर्डर थोड़े ना मानेंगे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस, है ना। मतलब एक डिसऑर्डर तब होता है, अब ये लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव। ठीक है, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ईएलडी। क्या होता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, शॉर्ट में बोलते हैं ईएलडी, ईएलडी। दूसरा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं आरएलडी, ईएलडी, आरएलडी। अब आप नाम से समझ जाएंगे कि आरएलडी में क्या होता है। आरएलडी में बच्चे को भाषा को समझने में दिक्कत आती है। किस में दिक्कत आती है, समझने में। और ईएलडी में बच्चे को जो है वो भाषा को बोलने में, लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तब ये सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। हाँ, लर्नर स्पीक्स इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस, मतलब वो बच्चा पूरे वाक्य नहीं बोल पाता। ये एक डिसऑर्डर है ना, कि अपनी बात को पूरे सेंटेंस में नहीं कह पा रहा, टुकड़ों में बोलता है। उसको मतलब पूरी तरह से सेंटेंस का ग्रामर जो है वो नहीं पता, ग्रामर यूज करना नहीं आ रहा, उसको शब्द याद नहीं रह रहे, है ना। तो पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय वो टुकड़ों में फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस बोलता है, जैसे तैसे करके वो अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरे सेंटेंस नहीं बोल पा रहा। तो ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ऑप्शन सी। है ना, ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है, ईएलडी है। ईएलडी में क्या होता है कि बच्चे को खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। ये याद रखना, इस पे भी सवाल आ सकता है। ईएलडी में क्या होता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा जो है उसको डिफिकल्टी होती है खुद को एक्सप्रेस करने में, खुद को व्यक्त करने में, और आरएलडी में समझने में। ठीक है, तो ईएलडी में difficulty, child faces difficulty in using the language, और आरएलडी में जो डिफिकल्टी होती है वो समझने में होती है, इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। जिन बच्चों को आरएलडी होता है वो आपके इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाते। ठीक है, आप जो बात कहते हो उसका मतलब नहीं समझ पाते। और जिन बच्चों को ईएलडी होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ईएलडी, आरएलडी। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है किसमें, रीडिंग में। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया है वो रीड नहीं कर पाते, मतलब लेटर्स का, अक्षरों की जो बनावट है, लेटर्स का जो फॉर्मेशन है वो उनके माइंड में ठीक से नहीं बैठ पाता। तो ऐसे बच्चे अक्सर डी और बी में कंफ्यूज होते हैं, लिखते वक्त भी उन्हें दिक्कत आती है, वो डी की जगह बी, बी की जगह डी लिख के आ जाते हैं। ठीक है, एल मतलब कर्व कहाँ देना है, राइट में, लेफ्ट में, ये भी उन बच्चों को याद नहीं रहता। एल यूं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे एल ऐसे लिख के आ जाते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया के कारण फिर एक समस्या पैदा होती है, डिसग्राफिया, जिसमें बच्चा जो है उसी वजह से लिख नहीं पाता। तो अगर सवाल ये पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया को तो रीडिंग डिसऑर्डर कहेंगे, पढ़ने से संबंधित एक डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया।
ऑप्शन डी इसका आंसर है, डिसलेक्सिया। Which of the following proponents of education promoted the concept of child-centered curriculum? हाँ, proponent कौन होता है? proponent मतलब समर्थक। proponent means advocate, समर्थक, है ना, जो किसी चीज का, किसी विचार का समर्थक हो, किसी सिद्धांत का समर्थक हो, उसको proponent कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि child centered curriculum, child centered curriculum का जो कॉन्सेप्ट है, करिकुलम किसको कहते हैं? करिकुलम कहते हैं पाठ्यक्रम को, कि आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो, है ना। इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को, इसके समर्थक कौन थे इनमें से? ठीक है, जॉन ड्यूई, नोआम चॉम्स्की, बीएस ब्लूम या बीएफ स्किनर? तो इसका तो उत्तर है जॉन ड्यूई, जॉन ड्यूई। याद रखना, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के प्रोपोनेंट कौन थे इनमें से, तो जॉन ड्यूई थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन इसके बाद। अब ये है ना, ये जो सवाल है, ये आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रेंज काफी बड़ी है। अब हमसे तो सिर्फ ये कहा गया कि भाई इवैल्यूएशन में से प्रश्न बनेंगे। इवैल्यूएशन शब्द सिलेबस में यूज हो गया ना, तो इसका मतलब कि इवैल्यूएशन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो उनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इवैल्यूएशन की रेंज, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। तो इसमें इवैल्यूएशन कितने प्रकार का होता है, उससे जुड़ी दूसरी बातें जैसे टेस्ट्स होते हैं। टेस्ट जो होता है, एग्जामिनेशन, परीक्षा, टेस्ट। हाँ, टेस्ट जो है इवैल्यूएशन का एक पार्ट है, इवैल्यूएशन का एक हिस्सा है। एग्जामिनेशन जो होता है वो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। तो जब आप किसी का एग्जाम लेते हो, एग्जामिनेशन लेते हो, है ना, तो उसमें बेसिकली आप बच्चों के नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये टेस्ट से संबंधित एक प्रश्न है कि ये जो ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स होते हैं, मतलब ये जो टेस्ट होता है ना, रिटन टेस्ट जिसको आप बोलते हो, रिटन टेस्ट दो प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के रिटन टेस्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, इसमें सवाल अलग प्रकार के होते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जो सवाल आते हैं ना, वो आते हैं इस तरह के, कौन से? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन से सवाल? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। दूसरे इसमें आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जिनको हिंदी में कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब जिनमें बच्चों को आंसर लिख कर देना होता है, वो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें आते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। एक एक सवाल के 4-4 ऑप्शन होता है और बच्चे को बताना होता है कि इनमें से सही ऑप्शन, इसका उत्तर कौन सा है। एमसीक्यूज आ गए इसमें, है ना। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, इसमें ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आ गए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जो एग्जाम्स होते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया और बच्चे से कहा कि इसको पढ़ के बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। तो ट्रू है तो बच्चा टी लिखेगा, फॉल्स है तो बच्चा एफ लिखेगा, या बच्चा उसको ऐसे टिक करेगा, राइट या क्रॉस कर देगा। तो ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो जो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का हिस्सा नहीं होते, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। ये भी याद रखना, मतलब एक क्वेश्चन जो है ना, जब उसका इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें से और 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक क्वेश्चन का अगर ठीक से एनालिसिस करोगे ना, तो उसमें से आपको 3-4 और सवाल जो है मिल जाएंगे, उनके आंसर मिल जाएंगे। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है आपसे
कि ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स के बारे में इनमें से क्या बात सही है? दे आर इजी टू स्कोर। हाँ, स्कोर करना आसान है, मतलब ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर देने में एक तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्योंकि बच्चे को उत्तर लिखना नहीं पड़ता। दूसरा क्या होता है कि एक चीज बच्चे ने पढ़ रखी है ना, उसको याद है, कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में है, और वही चीज बच्चे के सामने रख करके आप पूछते हो बताओ सही है कि गलत, तो वो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है ना, सब्जेक्टिव टेस्ट, उसकी तुलना में बच्चा आसानी से इसका आंसर दे देता है ना, तो स्कोर करना आसान है। दे आर इजी टू स्कोर। दे टेस्ट मोस्ट फैक्ट्स इन शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब बहुत कम समय में ये बहुत सारे फैक्ट्स को टेस्ट कर लेते हैं। वही वाली बात है ना कि बच्चे को आंसर अगर लिख के देने के लिए कहोगे तो उसको समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन उसके सामने सब कुछ जो है विकल्पों के, ऑप्शंस के रूप में रख दोगे और उससे कहोगे बताओ सही है कि गलत, तो कम समय में ज्यादा फैक्ट्स को टेस्ट करने का एक तरीका है ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, मैं एक बार वापस इसमें लेके जाऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें एक तो पूछे जाते हैं रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस, रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स, और दूसरे होते हैं रिकॉल टाइप आइटम्स। रिकॉग्निशन टाइप, रिकॉल टाइप। हाँ, रिकॉग्निशन माने पहचानना, रिकॉल मतलब याद करके बताना। आपके सामने 4-5 चीजें रखी जाएं और आपसे कहा जाए कि पढ़ के बताओ इनमें से सही क्या है ना, तो आप सिर्फ पढ़ के बताओगे कि इनमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, यानी आप रिकॉग्नाइज करोगे, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर है, याद करके बताओ इसका आंसर क्या है, तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं है लेकिन तुम्हें याद करके आंसर लिखना है, आंसर एक वर्ड में है लेकिन आपको अपनी मेमोरी में से निकाल के बताना है, तो उसको बोलते हैं रिकॉल टाइप आइटम, कि इसका एक वर्ड में आंसर दो, इसका एक शब्द में उत्तर दो, वो रिकॉल टाइप क्वेश्चन है। और आपके सामने ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस रखे जाएं और आपसे कहा जाए तो कि ट्रू है तो टी लिखो, फॉल्स है तो एफ लिखो, तो वो रिकॉग्निशन टाइप आइटम है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में दोनों तरह के सवाल होते हैं, रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप। तो खास तौर पर ये जो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से? ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे जिसमें आपको मैच करना होता है। लेफ्ट कॉलम में, राइट कॉलम में आइटम्स दे रखे हैं, आपको उन्हें मैच करना है। जैसे मान लो जनरल नॉलेज के पेपर में इस तरफ जो है राज्यों के नाम दे दिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। इस तरफ जो है राजधानियों के नाम लिखे, राजस्थान का जयपुर, महाराष्ट्र का मुंबई, इस तरह से, है ना। और मतलब वो सही क्रम में नहीं लिखे, बच्चों से कहा कि स्टेट को उसके कैपिटल से मैच करो, राजस्थान को जोड़ो जयपुर से, महाराष्ट्र को जोड़ो मुंबई से, है ना। तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी किस में आते हैं? रिकॉग्निशन टाइप। बच्चे के सामने सब कुछ रखा है, बच्चे को सिर्फ पहचानना है ना। तो ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन किसके एग्जांपल हैं? रिकॉल टाइप के, रिकॉल टाइप के। तो ये सवाल पूछ रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स जो हैं बच्चे की रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। एकदम सही बात है, ये बच्चे की पहचानने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, ये बात एकदम सही है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब ऐसा ही एक सवाल है एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में जिसको कहते हो बहुविकल्पीय प्रश्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में इनमें से क्या सही है? पहला ऑप्शन है दे कैन इवैल्यूएट लर्निंग एट ऑल लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी।
कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, ठीक है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अलग अलग होता है ना, आपने क्या पढ़ाया। अब ग्रामर के टॉपिक्स हैं कई ऐसे जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी का स्तर अलग अलग होता है, कुछ चीज़ें बड़ी सरल होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी के हर स्तर पर आप बच्चे का ज्ञान जो है उसको टेस्ट कर सकते हो, बच्चे का नॉलेज कॉम्प्लेक्सिटी के हर लेवल पे टेस्ट कर सकते हो एमसीक्यू की मदद से, है ना। तो ये बात सही है, MCQs can evaluate learning at all levels of complexity. They are highly reliable. देखो reliability, विश्वसनीयता की जब बात आती है ना, तो जैसे दो तरह के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो अब इसमें अगर ये सवाल पूछें आपसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ज्यादा रिलायबल कौन सा है, रिलायबल मतलब किस पर ज्यादा भरोसा करें, तो इसका उत्तर है इस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं ये सब्जेक्टिव की तुलना में ज्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ना उसमें हर सवाल का एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है। अगर आपने मान लीजिए कि किसी एक टॉपिक के ऊपर बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा है, ऐसे लिखने के लिए कहा है, तो उसी ऐसे को अगर 4 अलग अलग टीचर चेक करेंगे, बाद में 4 अलग अलग लोगों के पास वो ऐसे जांचने के लिए जाएगा ना, तो चारों लोग अपने अपने हिसाब से नंबर देंगे। एक चेक करने वाला इवैल्यूएटर 10 में से 8 नंबर देगा, तो दूसरे को लगेगा नहीं 8 नहीं 7 देने चाहिए, और तीसरा टीचर हो सकता है उसको 6.5 नंबर दे, है ना। मतलब एक टीचर को लगता है कि इस ऐसे में 8 नंबर आने चाहिए, दूसरे को लगता है 6.5 आने चाहिए। तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? बच्चे के साथ। इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है? वो शिकार हो रहा है सब्जेक्टिविटी का, है ना। कुछ टीचर उसको कम नंबर दे रहे हैं तो कुछ उसको ज्यादा दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि सब्जेक्टिव टेस्ट जो है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे खास तौर पर एमसीक्यूज होते हैं, जैसे आपका जो एग्जाम होगा, है ना, तो उसमें जब पेपर बनेगा तो उसकी आंसर की भी साथ में तैयार हो जाएगी। मतलब हर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड आंसर है, पहले सवाल का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, है ना। इसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, कॉपी को मैं जांचूं या मेरी जगह कोई और टीचर चेक करे, ठीक है, उसको बस आंसर की के साथ मिलान करना है। आपका आंसर अगर आंसर की के हिसाब से सही है तो आप उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की जो कॉपी है वो अलग अलग लोगों के पास चेक होने के लिए जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जितने उत्तर सही दिए हैं उतने ही नंबर मिलेंगे आपको। तो ज्यादा रिलायबल कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तुलना में कम रिलायबल होता है। तो एमसीक्यूज किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना। तो एमसीक्यूज बहुत रिलायबल होते हैं, दे आर हाईली रिलायबल, दे आर हाईली रिलायबल। तो ये वाली बात एकदम सही है, दे आर हाईली रिलायबल। ऑप्शन सी कह रहा है टेस्ट लार्ज नॉलेज बेस इन अ शॉर्ट टाइम। कम वक्त में आपको बहुत कुछ टेस्ट करना है, बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब सबके उत्तर बच्चे को लिखने के लिए बोलोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। इतने घंटे तक बच्चे को बैठा के नहीं रख सकते एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो आपको ज्यादा नॉलेज बेस कम समय में टेस्ट करना है, तो उसका एक तरीका है एमसीक्यूज। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। Next question. Formative assessment comprises. Formative assessment क्या होता है? Formative assessment कहते हैं उसको, formative evaluation भी कहते हैं, एक ही बात है। हालांकि थोड़ा सा अंतर है टेक्निकली दोनों में, लेकिन किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो कहीं evaluation कहीं assessment, हाँ, जिसको हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। हाँ, मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप का होता है, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। समेटिव को हिंदी में कहते हैं योगात्मक और फॉर्मेटिव को कहते हैं निर्माणात्मक। फॉर्मेटिव क्या होता है? निर्माणात्मक। और समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं योगात्मक।
अब दोनों का नेचर अलग होता है। देखो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि पढ़ाने के दौरान, होता है ना, हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ हमें यह भी जानना होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा तरीका ठीक है या नहीं, हमारा मेथड ठीक है या नहीं, है ना। बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं साथ साथ में। ऐसा नहीं हो कि पूरा पढ़ा चुके बाद में पता चला कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आया, उनका नेट गेन 0 रहा, उन्होंने कुछ गेन ही नहीं किया। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए होता है कि पढ़ाने के प्रोसेस के दौरान अगर कोई कमी पेशी है तो उसको समय रहते दूर कर सकें। मेथड चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज करें, है ना। स्पीड कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो उसको भी करें, है ना, ताकि लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो पढ़ाने के बाद नहीं, पढ़ाने के साथ साथ होता है। समेटिव इवैल्यूएशन जो है, समेटिव असेसमेंट तब आप करते हो जब आप पढ़ा चुके होते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया, है ना, पूरा यूनिट आपने कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद आप देखना चाहते हो कि हमने जो पूरा पढ़ाया बच्चों ने कितना सीखा, उसके बाद आप उनका एग्जाम लेते हो, तो वो समेटिव इवैल्यूएशन है। तो समेटिव इवैल्यूएशन में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। पढ़ा चुके, अब तो बस टेस्ट लेना है कि बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो ये करेक्टिव नहीं होता, सुधारात्मक नहीं होता। जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो सुधारात्मक होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसा होता है? करेक्टिव, सुधारात्मक। डायग्नोस्टिक। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन कैसा होता है? कंक्लूसिव, टर्मिनल। टर्मिनल माने अंतिम। ठीक है, अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, अब तो हमने पढ़ा दिया, अब तो जो कुछ होना था हो गया, अब तो टेस्ट लेना है, पता लगाना है कि कितने नंबर बच्चा लाता है। तो ये अंतर है किसमें? फॉर्मेटिव में, समेटिव में, है ना। तो पढ़ाने के दौरान क्लास में ही चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसके दौरान आप बच्चों से सवाल पूछ रहे हो, क्लास के बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना। आपने बच्चों को होमवर्क दिया, बच्चा दूसरे दिन होमवर्क करके आया, आपने उसकी कॉपी चेक करी कि उसने होमवर्क बराबर किया कि नहीं, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना। बीच बीच में पढ़ाने के बाद 5-5 मिनट का टेस्ट लेते हो बच्चों का, आज के दिन जो पढ़ाया एंड में 5 मिनट में छोटा सा टेस्ट ले लिया, ये भी फॉर्मेटिव है, ताकि मतलब उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जा सके। लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में इनमें से क्या क्या आता है? क्लास वर्क, होमवर्क, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स। तो बिल्कुल क्लास वर्क आता है। क्लास वर्क मतलब क्लास में जो काम करने को देते हो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, जैसे टीचर ने जो है ना वो मैथ्स का एक प्रॉब्लम जो है बोर्ड पर पहले सॉल्व करवाया, एक फॉर्मूला बताया, और बाद में उस तरह के 2-3 सवाल बच्चों को क्लास में करने के लिए दिए। क्यों दिए? वो ये जानना चाहता है कि टीचर का बताया हुआ फॉर्मूला और उसका बताया हुआ मेथड बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। होमवर्क देते हो बच्चों को, ये भी फॉर्मेटिव का ही पार्ट है। असाइनमेंट देते हो, छोटे छोटे टेस्ट लेते हो, हाँ, ये भी फॉर्मेटिव का ही एक हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये सारी ही चीजें शामिल होती हैं। यूनिट टेस्ट जो है वो समेटिव में आता है। किसमें? समेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। Blank space is carried out at the end of a course and it measures how much a student has learned. अब इसमें तो सवाल में ही जवाब छुपा है। एंड ऑफ अ कोर्स, कोर्स के समाप्त होने पर, कोर्स पूरा पढ़ा देने के बाद जो करते हो उसको क्या कहते हैं? उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं ना। उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नहीं कहते, उसको क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन नहीं कहते। क्वालिटेटिव का मतलब कुछ और होता है, गुणात्मक। क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करके, है ना, उनको देखकर उनके बारे में आप अपनी राय जो बनाते हो, वो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। कोर्स खत्म होने के बाद जो होता है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं कहते। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक अलग चीज होती है, इसके बारे में आगे सवाल आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल इसका उत्तर है ए,
समेटिव इवैल्यूएशन ये मेजर करता है कि बच्चे ने कितना लर्न किया, ये मेजर करता है कि बच्चे ने कितना सीखा। और कब होता है ये मेजरमेंट? इट इज कैरिड आउट। कैरिड आउट मीन्स इसको किया जाता है, कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ कोर्स। अगला सवाल, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड बाय द टीचर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग टीचर क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? टू मेजर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग। ये इंस्ट्रक्शन वर्ड जहां जहां आएगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब टीचिंग से लेंगे हम, ठीक है। पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग की अवधि। टीचिंग की अवधि समाप्त होने के बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है क्या? ये एंड का फॉर्मेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एंड में जो होता है उसको समेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? समेटिव। तो ये गलत है, इसके लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नहीं होता। ऑप्शन बी, टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको लगातार मॉनिटर करते रहने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है क्या? सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसीलिए करते हो ताकि लगातार पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ साथ आपको यह भी पता चलता रहे कि बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं, उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। सही बात है ये। टू असाइन ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स, गलत है ये। ग्रेड्स देने के लिए नहीं होता, अंक प्रदान करने के लिए नहीं होता। एंड में होता है ना, बच्चे का जब मार्कशीट आती है तो उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं, ए बी सी डी। तो ग्रेड्स जो है वो समेटिव का जो परिणाम है, समेटिव, उसकी मदद से दिए जाते हैं, फॉर्मेटिव की मदद से नहीं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बच्चों को ग्रेड्स देने के लिए नहीं होता, समेटिव इवैल्यूएशन बच्चों को ग्रेड्स देने के लिए होता है। तो ये गलत है। टू नो अबाउट द स्टूडेंट्स फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए इवैल्यूएशन नहीं होता, ना फॉर्मेटिव ना समेटिव। तो इसका आंसर है बी, टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करते रहने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। बी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। फिर इसके बाद में Which of the following is not a tool for formative evaluation? इनमें से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का टूल कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से किस तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नहीं कराया जाता, नहीं किया जाता? असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, टर्म टेस्ट, क्विजेज एंड लैंग्वेज गेम्स। अब देखो, असाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने बच्चों को कोई असाइनमेंट दे दिया, होमवर्क दे दिया कि भाई हाँ, ये जो आज पढ़ा है इसमें से ये कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम कल घर से करके आओगे, या अभी आधा घंटा तुम्हें देता हूं, क्लास में ही करना है। ये असाइनमेंट है। क्या है? असाइनमेंट है। घर के लिए भी दे सकते हो, क्लास में करने के लिए भी दे सकते हो। तो असाइनमेंट बाकायदा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है, टूल हो सकता है। ओरल क्वेश्चंस तो होते ही हैं, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बीच में आप सवाल पूछते हो, चलो बताओ, जिसको आंसर आता है वो अपना हाथ खड़ा करो। तो ये ओरल क्वेश्चंस पूछना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक टूल होता है, बाकायदा होता है। हाँ, क्विजेस एंड लैंग्वेज गेम्स, ये वही क्विज, वही चीज हुई ना, क्विज बना दी टॉपिक पर बेस्ड, गेम्स बना दिए क्लास में, लैंग्वेज गेम्स, है ना। कि जैसे मैंने एक वर्ड बोल दिया सैंड, SAND, सैंड। अब ये वर्ड की स्पेलिंग डी से एंड हो रही है, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि जिस लेटर से मेरे वर्ड की स्पेलिंग एंड हो रही है उस लेटर से शुरू होने वाला कोई वर्ड बोलो तुम। ऐसा कोई क्लास में गेम बना दिया, लैंग्वेज गेम। तो ये लैंग्वेज गेम्स वगैरह, क्विजेस वगैरह क्लास में करवाना, ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक टूल हो सकता है। लेकिन ये जो टर्म टेस्ट होता है ना, टर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है? टर्म टेस्ट का मतलब 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद जो बच्चों की परीक्षा होती है उसको टर्म टेस्ट कहते हैं। हाफ ईयरली, एनुअल, ये टर्म टेस्ट जो होते हैं ये समेटिव इवैल्यूएशन का टूल होते हैं, फॉर्मेटिव का नहीं। टर्म टेस्ट किसके टूल होते हैं? समेटिव के टूल होते हैं, फॉर्मेटिव के नहीं। तो सी इसका आंसर होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल, इनमें से फॉर्मेटिव का टूल
कौन सा नहीं है? पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ट्रू फॉल्स टाइप, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखो ऐसे टाइप क्वेश्चंस तो सब्जेक्टिव में आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, बड़े बड़े उत्तर लिखने पड़ते हैं 10-10, 20-20, 15-15 लाइन के, तो वो समेटिव में जाएगा, सॉरी सब्जेक्टिव में जाएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो होता है, इसमें भी 3-4 लाइन का तो उत्तर बनता है, तो 3-4 लाइन का आंसर जो है वो भी सब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बच्चा क्या देगा वो आप तय नहीं करते हो। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आंसर हां या ना में दिया जाता है, या आपने विकल्प दे रखे होते हैं कि इन दोनों में से क्या, ठीक है, आप चाय पियोगे या कॉफी, तो वो बोलता है चाय पीऊंगा, यानी ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर या तो चाय होगा या कॉफी, आपको पहले से मालूम है। लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम कहां रहते हो, तो इसमें मुझे उसका पता नहीं मालूम, मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, वो कुछ भी कह सकता है, जो उसका पता होगा वो मुझे बताएगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का हिस्सा नहीं होते। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का हिस्सा होते हैं ये ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शन ए, ये उसका एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। इवैल्यूएशन जो है वो इनमें से किस बात का ध्यान नहीं रखता? इवैल्यूएशन करते वक्त इनमें से किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है? ठीक है, नहीं रखा जाता, यह है सवाल। स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, या नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सवाल को समझो अच्छे से। मूल्यांकन करने के वक्त, मूल्यांकन के दौरान इनमें से किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है ना? स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की स्ट्रेंथ्स को तो ध्यान में रखोगे ना, स्ट्रेंथ के आधार पर नंबर दोगे और वीकनेस के आधार पर उसकी रेमेडियल टीचिंग करोगे, तो स्ट्रेंथ का तो ध्यान रखोगे। लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की सीखने की शैली, उनका सीखने का तरीका कैसा है, उसको भी आप इवेल्युएट करते हो, ठीक तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसको ध्यान में रखना है। बच्चों के द्वारा की जाने वाली गलतियों को भी ध्यान में रखोगे, एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, तभी तो आप उनको मार्क्स दे पाओगे, है ना। लेकिन नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। देखो पढ़ाते वक्त, टीचिंग के दौरान यू कैन टेक दिस थिंग इनटू अकाउंट, यू मस्ट टेक दिस थिंग इनटू अकाउंट। टीचिंग के दौरान तो बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखो, बिल्कुल। पढ़ाते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, उनको क्या चाहिए, कहां समस्या है ना, तो उस समस्या को फोकस में रखते हुए आप टीचिंग करते हो। तो पढ़ाते वक्त बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। इवैल्यूएशन के समय बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन के वक्त तो हम पढ़ा चुके, है ना। तो इसलिए ये होगा इसका आंसर डी। इवैल्यूएशन बच्चों की नीड्स को ध्यान में रख के नहीं किया जाता। बिल्कुल कॉमन सेंस का है सवाल ये। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट डिजाइन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स। लर्नर विद्यार्थी, सीखने वाला, हाँ, उसका परफॉर्मेंस पुअर है, वो एक मतलब अच्छा विद्यार्थी साबित नहीं कर पा रहा खुद को, ठीक है, ठीक से सीख नहीं रहा। क्लास में जो टेस्ट होते हैं साप्ताहिक, वीकली, है ना, उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसका होमवर्क भी समय पे पूरा नहीं होता है, उसकी नोटबुक में भी काम पूरा नहीं है, यानी ऐसे लर्नर को क्या कहोगे? पुअर परफॉर्मर, है ना। तो अब ऐसे बच्चों को ज़रूरत होती है रेमेडियल टीचिंग की। किसकी ज़रूरत होती है? जो बच्चे ठीक से चल रहे हैं, बराबर अपना काम समय पे चेक करवा रहे हैं, टेस्ट में भी ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं, तो टीचर उन बच्चों से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि हाँ ये बच्चे तो अच्छे हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे, उन बच्चों का परफॉर्मेंस पुअर है। तो पुअर परफॉर्मेंस वाले बच्चों की रेमेडियल टीचिंग करनी होती है। लेकिन रेमेडियल टीचिंग करने से पहले रेमेडी किसकी करनी है ये भी तो पता होना चाहिए ना। डॉक्टर के पास एक मरीज अपनी बीमारी लेके जाता है,
है ना। तो डॉक्टर उसका इलाज करने से पहले उसका कॉज ढूंढेगा कि भाई इसको ये तकलीफ क्यों हो रही है, पेट में दर्द काहे को हो रहा है, तो उसकी वजह जानना चाहेगा, उसका डायग्नोसिस करेगा। वो क्या करेगा? डायग्नोसिस। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा टेस्ट जो बच्चों की पुअर परफॉर्मेंस का कॉज ढूंढने की कोशिश करे, ये पता लगाने की कोशिश करे कि बच्चों का परफॉर्मेंस पुअर क्यों है, ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं? ऐसे टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का एम क्या होता है कि जो स्लो लर्नर है उनको आपने पहचान तो लिया कि क्लास में 4 बच्चे स्लो लर्नर हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या है, क्यों इनकी लर्निंग स्लो है, उसका कॉज पता लगाने के लिए जो टेस्ट लेते हो उसको डीटी, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। सी, रेमेडियल टेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। रेमेडियल टीचिंग होती है लेकिन रेमेडियल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो फिर वो इवैल्यूएशन के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। तो इसका आंसर है डीटी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। हाँ बिल्कुल सही रविशंकर, पहले निदान फिर उपचार। अगला सवाल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर गिवन टू स्कूल स्टूडेंट्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो स्कूल के विद्यार्थियों को कब दिया जाता है? अभी मैंने बताया आपको, अभी इसी पिछले वाले सवाल में इस पर ही बात हो रही थी ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। रेमेडियल टीचिंग करने से पहले हमें यह पता लगा लेना चाहिए कि रेमेडी, रेमेडी माने उपचार, रेमेडी करनी किसकी है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का इलाज करोगे ना, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो देखो, व्हेन लर्निंग प्रॉब्लम्स आर सस्पेक्टेड, जब आपको यह संदेह हो कि बच्चों को लर्निंग में कोई समस्या है, तब आप उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट देते हो, है ना। ये बात सही है, लेकिन पहले एक बार चारों ऑप्शंस को पढ़ लो। स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज इज टू बी असेस्ड। बच्चे की टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? टारगेट लैंग्वेज वो जो आप सिखा रहे हो। इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, संस्कृत की कक्षा में संस्कृत टारगेट लैंग्वेज है, हिंदी की क्लास हो रही है तो हिंदी टारगेट लैंग्वेज है। जो भाषा आपको सीखनी या सिखानी है वो है टारगेट लैंग्वेज। तो बच्चा टारगेट लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं क्या? नहीं लेते। हाँ, जब बच्चे का परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना हो, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्या? नहीं होता। इसके लिए तो आपका वो जो रेगुलर टेस्ट होता है वो होता है। पढ़ाने के बाद बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है हमें ये देखना है, तो उसके लिए जो रेगुलर एग्जामिनेशन होता है वो होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता। व्हेन लर्निंग हैपेंस एट अ फास्ट पेस, पेस माने स्पीड, गति, जब बच्चे बहुत तेज रफ्तार से सीख रहे हैं तब डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं क्या? नहीं, ये तो गलत है। अच्छी बात है, बच्चों का सीखने का स्पीड अगर फास्ट है तो इट्स अ गुड थिंग, उसको डायग्नोसिस की क्या जरूरत है। तो ये होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट तब लेते हैं जब लर्निंग में समस्याएं आ रही हो, जब हमें संदेह हो कि बच्चों को लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। व्हेन लर्निंग प्रॉब्लम्स आर सस्पेक्टेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट तब दिया जाता है ना। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो ये आज के क्वेश्चन थे हमारे टीचिंग ऑफ इंग्लिश में से, ठीक है। इसमें जिन बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चंस पहले ऐप में देख रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो लोग बिल्कुल यूट्यूब पे जुड़े हैं अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें छोड़ नहीं सकते। देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपको बतानी ही हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, या जो मतलब आपका पूरा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का सिलेबस कवर करने वाले पॉइंट्स हैं, वो तो हमें लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लेना, काम आएंगे ये, ठीक है। कल जो क्लास होगी उसमें यही टॉपिक टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस पर और प्रश्न देखेंगे हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।